तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेल। अब पहले हमें ये पता करना होगा सेल क्या होता है। सेल इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ये मोस्ट बेसिक है, इसके बिना और कुछ नहीं होता। सब चीज़ें, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कवरीज। अब ये डिस्कवर किसने करा था? सेल डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने ऑन अ पीस ऑफ अ कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस क्या होता है? ट्री का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बार्क होती है जो, उसे कॉर्क स्लाइस कहते हैं। अब लेवेनॉक ने क्या करा था? डिस्कवर करा था लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने करा था सेल और लेवेनॉक ने करा था लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड कैमिलो गोल्जी ने क्या डिस्कवर करा था? गोल्जी बॉडीज। यहाँ पे गोल्जी आ रहा था, इधर गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट आती है हमारी सेल थ्योरी, जो कि दी थी शेल्डियन और श्वान ने। ये क्या बताती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल के बने हैं, बस ये बताती है। उसके बाद इसे मॉडिफाई करा था वर्चाउ ने। उसने क्या कहा? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारे सेल्स होते हैं वो पहले के सेल्स से ही बनते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इट इज़ कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब लिपिड्स क्या है? लिपिड्स होती है फैट की सिंपल फॉर्म को ही लिपिड्स कहते हैं, और प्रोटीन तो हमें पता ही है। अब नेक्स्ट आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कुछ मटेरियल को बाहर जाने देती है और कुछ को मना कर देती है उसके थ्रू जाने के लिए। किसी को अंदर ले लिया, किसी को नहीं लिया। समझ गए? अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही वो हैं। जैसे सेलेक्टिवली परमेबल होती है ना, तो जैसे उसमें गैसेस एंटर करती हैं, तो उन्हीं के टाइप्स है किस प्रोसेस से एंटर करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेस के लिए यूज़ होता है। ऑस्मोसिस होता है वाटर के लिए, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब डिफ्यूजन क्या है? कहीं एक जगह पे किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगी हमेशा चीज़। उसमें आपको कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन जैसे गैसेस के लिए होता है, बस इसमें सेम वही है, बस वाटर है। ये डिफ्यूजन गैसेस के लिए होता है और ऑस्मोसिस वाटर के लिए होता है। अब ये 3 टाइप्स का होता है ऑस्मोसिस: हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है? कंसंट्रेशन जो होता है सराउंडिंग का वो ज़्यादा होता है सेल के अंदर से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग में और लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल में है, तो वाटर का मूव करेगा सराउंडिंग टू द सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, concentration of surrounding is equal to the concentration inside the cell। अब जितना पानी बाहर है उतना ही अंदर है, तो क्या कोई चेंज होगा? वाटर मूव ही नहीं करेगा, उसे ज़रूरत ही नहीं है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, concentration of surrounding is lesser than inside the cell। अब सेल के अंदर हमारे पानी ज़्यादा है और बाहर सराउंडिंग्स में कम है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल से सराउंडिंग में। नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, और ये खाली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, याद रखना। और ये होती है सेल मेम्ब्रेन के आउट में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, सेल मेम्ब्रेन कह लो, एक ही होते दोनों। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी थी? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल वॉल किसकी है? सेल्यूलोज। अब सेल वॉल में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस।
याद कर लेना, इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में। प्लाज्मोलाइसिस इज द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल थ्रू ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या होता है, जो सेल होता है, प्लांट सेल होता है, वो स्क्वीज कर जाता है, तो उससे क्या होता है, सारा वाटर बाहर आ जाता है सेल के, तो इससे वो सेल ना श्रिंक हो जाता है। देखो आगे लिखा है, दिस रिजल्ट्स इन श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट। इसमें सेल तो श्रिंक हो जाते हैं पर सेल वॉल नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पुराना, और यूकैरियन का मतलब होता है नया। तो ये मतलब प्रो मतलब पुराने सेल्स जो पहले के सेल्स हैं, और यूकैरियोट्स मतलब जो अब चल रहे हैं सेल, जो मतलब लेटेस्ट सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स दीज आर स्मॉल, ये जो सेल होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें लेकिन प्रेजेंट होती है। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, मल्टी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। अब प्रोकैरियोट्स में मल्टी क्रोमोसोम नहीं होता, और यूकैरियोट्स में मल्टी क्रोमोसोम ही होता है, सिंगल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आए थे, और यूकैरियोटिक सेल्स हो गए मल्टीसेलुलर, जैसे हम। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस के अंदर जो एक और डेंस पार्ट होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जांपल देख लो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पहले से ही है। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि ऑर्गेनेली को कंटेन करता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनेलीज, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारी आती है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियस के सबसे पास मिलता है हमें, और जिसे इसका हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसे करेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर शीट। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, RER SER। RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ है तो ये थोड़ा खुरदुरा सा होगा, और ये स्मूथ है बिल्कुल। तो रफ क्यों होगा, कुछ है मतलब इसके ऊपर। अब R से रफ, R से राइबोसोम, हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। रफ है मतलब इसके ऊपर राइबोसोम है, राइबोसोम होंगे तभी तो रफ लगेगा ये, तो इस पर राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम है, अगर इस पर RER राइबोसोम आ गए तो इस पर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसमें राइबोसोम नहीं है क्योंकि ये स्मूथ है, ये हमें रफ नहीं लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, लिपिड बनाता है ये, और ये पॉइजन्स डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी में से। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ में क्या होता है, सिस्टर्न्स होती हैं। ये क्या होती हैं, फ्लैटेंड एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब ये देखो यहाँ, ये सिस्टर्न्स है, ये फ्लैटेंड एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये सब सिस्टर्न्स हो गए ये तीनों। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पैक एंड डिस्पैच टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल। ये पैक करता है मटेरियल और डिस्पैच करता है, जो कि मटेरियल कहाँ से आता है इसके पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारा मटेरियल। ये पैक करता है और डिस्पैच कर देता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और इसका एक फंक्शन और होता है जो कि होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब इसके 3 फंक्शन है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज में यूज़ होता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है, यूजुअली प्रोटीन्स की करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइसोसोम। हमने अभी पढ़ा है लाइसोसोम कहाँ से बनता है, गोल्जी बॉडीज से। गोल्जी बॉडीज सपोर्ट करती है लाइबोसोम्स को। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे हमारे स्टमक में होते हैं, वैसे ही इसमें भी होते हैं, जो कि सारा वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये फट जाता है, और इसके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो पूरे सेल को खा जाते हैं।
ईट्स द सेल आफ्टर इट्स डेथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मेन फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है डबल लेयर्ड, और इसकी इनर लेयर जो होती है वो होती है डीपली फोल्डेड। अब डीपली फोल्डेड क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है? एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस का जो वो होता है क्वांटिटी होती है वो फोल्ड होने से ज़्यादा हो जाती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। तो अगर वो डीपली फोल्डेड होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो इस वजह से ये एटीपी सिंथेसिस ज़्यादा होती है, इसलिए ये डीपली फोल्डेड होती है। इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया पे इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब जब ये ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब पहले माइटोकॉन्ड्रिया अलग सेल था, बाद में वो दूसरे सेल में एंटर हुआ और उसने उनको एनर्जी दी, उनके साथ सिम्बायोसिस कर लिया। मतलब वो हमें कुछ देंगे और वो उन्हें बदले में एटीपी दे देता था, एनर्जी दे देता था। तो इसीलिए इस पर अब भी डीएनए और राइबोसोम्स हैं। सेम केस हमारा प्लास्टिड्स के साथ भी बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट्स में ही होती है बस। प्लास्टिड्स जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होती है कलर्ड प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट होती है कलरलेस। ये मेनली रूट्स में मिलती हैं और ये फ्रूट्स में होती हैं। क्लोरोप्लास्ट होती है ग्रीन, ये तो हमने पढ़ाई है, जो कि लीव्स में होती हैं। हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब वही केस आ गया इसका भी, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का था। ओके, दैट्स ऑल वी हैव इन। थैंक यू।